Hello बच्चों, welcome back to the channel Education Hub. In the previous video, we discussed the potential difference, drift velocity, and the relation between the drift velocity and conductor. In this video, we will discuss the conductivity of a conductor, Ohm's law, resistivity, and the effect of temperature on it. Let's start. So, what is the conductivity of a conductor? So, conductivity of conductor is nothing the inverse of resistivity. The inverse of resistivity. रेजिस्टिविटी अभी इसे हम आगे पढ़ेंगे. रेजिस्टिविटी के इन्वर्स को ही हम क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी. इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो. ठीक है. तो कंडक्टिविटी क्या होता है? द इन्वर्स ऑफ रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी का उल्टा. तो पिछली वीडियो में ये कांस्टेंट बना था, एक वेक्टर फॉर्म आई थी ना ओम्स लॉ की, J इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ कंडक्टिविटी कांस्टेंट था, उसकी क्या वैल्यू थी? NE स्क्वायर M अपॉन टाउ. निकल के आया था पिछले. तो कंडक्टिविटी होगी. ठीक है. तो पिछले लेक्चर में मैं एक बात बताना भूल गया था कि जो टाउ होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के. जो रिलैक्सेशन टाइम होता है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. और ये जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ, और टाउ है टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. तो इसे मान लो फर्स्ट, इसे मान लो सेकंड. ठीक है. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम एक बात कह सकते हैं कि जो कंडक्टिविटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के. इसका मतलब अगर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, इफ कंडक्टिविटी इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, तो जो कंडक्टिविटी है वो रिलैक्सेशन टाइम के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट जो रिलैक्सेशन टाइम है ये टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ये मैं पिछली वीडियो में नहीं बताया था, बता रहा हूँ. तो क्या होगा कि कंडक्टिविटी टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा. इसलिए अगर टेम्परेचर घटेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी. ठीक. तो ये कंडक्टिविटी थी. तो रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी ये थी, तो रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? 1 अपॉन दिस, मतलब रजिस्टिविटी का फॉर्मूला आएगा M अपॉन NE स्क्वायर टाउ. अभी हम रजिस्टिविटी पढ़ेंगे. अभी हम पहले कंडक्टिविटी देख लें. यहाँ से कंडक्टिविटी का आया था ना, कांस्टेंट आया था, पिछले प्रूफ निकाला था हमने, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. और रजिस्टिविटी क्या है? इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी, यहाँ से 1 अपॉन दिस. ठीक. तो जो रजिस्टिविटी है वो टाउ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. सो कंडक्टर्स के लिए रजिस्टिविटी इंक्रीज करती है विद डिक्रीज इन टेम्परेचर. ठीक है. तो इस बात को लिखोगे. फॉर कंडक्टर्स resistivity increase with decrease in temperature. सॉरी एक कंफ्यूज हो गया, एक सेकेंड. जो रजिस्टिविटी है वो इसके तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के. तो रजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई ना टेम्परेचर के. सो कंडक्टर्स के लिए रजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि जो रजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और कंडक्टिविटी टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. क्योंकि जो रजिस्टिविटी है वो टाउ के तो इन्वर्सली, और टाउ किसके इन्वर्सली है? टेम्परेचर के. तो जैसे दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ऐसी इन्वर्सली का इन्वर्सली डायरेक्टली. ठीक है. अब इसे आगे देखते हैं. तो कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी का एक आइडिया समझ आया ऊपर अभी. तो जो कंडक्टर्स की रजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है. अगर किसी कंडक्टर को आप टेम्परेचर दो तो उसकी रजिस्टिविटी बढ़ती जाएगी और कंडक्टिविटी कम होती जाएगी. तो रजिस्टिविटी की यूनिट ऑफ, दोनों की यूनिट देखते हैं, कंडक्टिविटी की और इसकी. कंडक्टिविटी की क्या यूनिट होती है? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. एंड यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी, क्या हो गया, और यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी कितनी होगी? ओम मीटर. ये तो इनवर्स है इसलिए कंडक्टिविटी की ओम इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और रजिस्टिविटी की ओम मीटर. ठीक है.
ये तो अभी हमने मतलब जो कंडक्टर्स की बात करी कि जो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, बट अब यहाँ नोट लिखेंगे, बट फॉर इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स वैल्यू ऑफ एन, एन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, वैल्यू ऑफ एन विल इंक्रीज विथ टेम्परेचर। मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे एक मार्क तक, अप टू अ मार्क, बट इट विल बी कांस्टेंट फॉर कंडक्टर, इट विल बी कांस्टेंट फॉर, मतलब ये है कि सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को अगर आप टेम्परेचर दोगे तो उनका जो एन है फ्री इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ते जाएंगे 10 से 100 एक मार्क तक, बट इन केस ऑफ अ कंडक्टर वो जितने हैं टेम्परेचर पर कोई असर नहीं होगा, जितने हैं उतने ही रहेंगे। ठीक है, तो इससे रजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ कैसा संबंध है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो रजिस्टिविटी क्या होती जाएगी, घट जाएगी, रजिस्टिविटी घट जाएगी। सो resistivity of insulator and semiconductor decrease with rise in temperature because जो n नंबर ऑफ इंक्रीमेंट हो रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में, वो डोमिनेट कर गया, डोमिनेट ओवर डिक्रीमेंट इन रिलैक्सेशन टाइम। समझ आया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी हमने थोड़ी देर पहले कही थी कि रजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बट इंसुलेटर और बट वो था केस सिर्फ कंडक्टर के, उसमें इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के केस में रजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ घटती है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रजिस्टिविटी घटेगी इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, बट इन केस ऑफ कंडक्टर इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सेम थे, कोई चेंज नहीं हो रहा था टेम्परेचर के साथ, इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। तो जो ये इंक्रीमेंट हो रहा है ये डिक्रीमेंट इन जो टाउ में रिलैक्सेशन टाइम में जो डिक्रीमेंट हो रहा था ये उस पर डोमिनेट कर जाता है, इसीलिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन केस ऑफ दिस। ठीक है, तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी रजिस्टिविटी का m/n e² टाउ, यही आया था वही बताया। तो जो रजिस्टिविटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है n की, मतलब फ्री ये n बढ़ेगा तो ये घटेगा। फॉर कंडक्टर, ये किसके लिए, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स के लिए। फॉर कंडक्टर्स, क्योंकि सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में तो n बढ़ता है एक मार्क तक, पर इसमें क्या होता है कि n तो सेम रहता है कंडक्टर, फॉर कंडक्टर के लिए n क्या रहता है, सेम रहता है। तो इसलिए रजिस्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। ये बात तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कंडक्टर के लिए रजिस्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों रहती है टाउ के, क्योंकि उसका n सेम रहता है। और इसमें डायरेक्टली क्यों होती है, क्योंकि ये n पे डिपेंड करते हैं सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, इसीलिए टेम्परेचर के साथ इनकी रजिस्टिविटी घटती है और इसकी बढ़ती है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है पर समझना है। ठीक है, अब हम यहाँ से ओम्स लॉ की शुरुआत करेंगे, देखो कैसे करें। तो हमने वेक्टर फॉर्म तो पिछले लेक्चर में देख ली थी। नाउ फर्दर वेक्टर फॉर्म क्या होती है, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। कंडक्टिविटी क्या होती है, इनवर्स ऑफ रजिस्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ से E क्या आया, रो जी। ठीक, अभी इस रिलेशन को याद रखना। अब हम स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ जो आज तक आप पढ़ते आए हो वो ड्राइव करने जा रहे हैं। ठीक है, ओम्स लॉ
ओम्स लॉ किसने खोजा था? इन चाचा ने। इनका नाम है जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने ओम्स लॉ फाइंड किया था। तो ओम्स लॉ होता क्या है? ओम्स लॉ, ठीक है। तो अभी जो एक्सप्रेशन आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू, क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू करंट डेंसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू V अपॉन L। पढ़ा है या नहीं? होता है एक फॉर्मूला। तो V अपॉन L इज इक्वल टू रो I अपॉन A। करंट डेंसिटी क्या होती है? I अपॉन A। और इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल अपॉन लेंथ, ठीक है, फॉर्मूला होता है। तो अगर यहाँ से तुम पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो क्या होगा? रो L अपॉन A इंटू I, ठीक है। सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यही तो स्टेटमेंट है ओम्स लॉ की। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो इन द कंडक्टर। तो ऐसे ड्राइव हुआ था वो। और रो L अपॉन A क्या है? रो L अपॉन A क्या है? एक कांस्टेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं? R, रेजिस्टेंस, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? रेजिस्टेंस। तो ये क्या बन गया? V इज इक्वल्स टू I R। ये आ गई स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। पिछले उसमें हमने वेक्टर फॉर्म ड्राइव की थी, इसमें हमने ड्राइव कर दी है स्केलर फॉर्म। ओके बच्चों, समझ आ गया होगा दोनों में। अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम इसकी, अब ये हमने वो कर लिया, अब हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन भी तो आनी चाहिए, पेपर में आता है डिफाइन ओम्स लॉ 1 मार्क्स में। तो क्या लिखोगे? सो according to Ohm's law, at a particular temperature, current in a circuit directly proportional to applied potential difference at a constant या particular temperature, ठीक है, across ends of a conductor. So according to Ohm's law, at a particular या constant temperature, current in a circuit is directly proportional to the potential difference of a potential difference across a conductor, ठीक है। V is equals to I R, और V upon I is equals to R, known as resistance, और R is equals to rho L upon A, ठीक है। तो इससे क्या इंडिकेट हो रहा है कि जो रेजिस्टेंस है ये क्या है? इट इंडिकेट्स दैट रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। तो जो रेजिस्टेंस है वो किसकी प्रॉपर्टी है? कंडक्टर के मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मटेरियल ऑफ मतलब रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रही है? कंडक्टर के मटेरियल पे, कंडक्टर की लेंथ पे, कंडक्टर की एरिया पे। तो ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी? ओम, जो कि साइंटिस्ट के नाम पे रखी गई थी, ठीक है। इसके बारे में हम पूरा डीप में बाद में पढ़ेंगे। यूनिट होती है इसकी ओम। तो अब इसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। रेजिस्टेंस देता है V वर्सेस I का ग्राफ, V वर्सेस I का ग्राफ क्या स्लोप देता है हमें? रेजिस्टेंस क्या देता है हमें? रेजिस्टेंस, ठीक है। ये तो हमने जान लिया
ये हमने जान लिया। और अगर आई वर्सेस वी का ग्राफ हो, आई वर्सेस वी का ग्राफ हो, वो भी स्ट्रेट लाइन देता है, पर उसका स्लोप क्या देता है हमें, 1/r, क्योंकि v क्या हो गया इसे, v इज इक्वल्स टू होता है आई आर, तो i अपॉन v इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, स्लोप क्या मिलेगा हमें, 1/r। ठीक है, तो ये दो ग्राफ थे, ओम्स लॉ स्ट्रेट लाइन देता है और स्लोप देता है हमें रेजिस्टेंस। अब नेक्स्ट जो बात है वो है लिमिटेशंस। ओम्स लॉ की लिमिटेशन का है, कहाँ कहाँ ये अप्लाइड है, कहाँ नहीं है। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, वी अपॉन आई कॉन्स्टेंट है और वी आई क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। और जो सर्किट ओम्स लॉ फॉलो करते हैं उन्हें हम कहते हैं ओमिक सर्किट, और जो सर्किट ओम्स लॉ नहीं फॉलो करते उन्हें हम कहते हैं नॉन ओमिक सर्किट। तो ये इसकी पहली लिमिटेशन है कि जो नॉन ओमिक सर्किट है, नॉन ओमिक सर्किट वो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करती। जो नॉन ओमिक सर्किट हैं वो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते। जैसे एग्जांपल सेमीकंडक्टर डायोड। तो सेमीकंडक्टर डायोड क्या है, एक नॉन ओमिक सर्किट है, इसलिए ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। यहाँ पे क्या यूज़ होता है, डायनामिक रेजिस्टेंस, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। ये हम उसी चैप्टर में जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे, अभी इतना डीप नहीं, बस अभी समझ लो। ठीक है, तो नॉन ओमिक सर्किट में ये यूज़ नहीं कर सकते हम ओम्स लॉ को। वहाँ क्या होता है, हम डायनामिक रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं। और जो ओम्स लॉ है एक लिमिटेड रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तक ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी तो हो सकता है कि कंडक्टर, क्योंकि जो गुड कंडक्टर होते हैं वो वायलेट करते हैं ओम्स लॉ एट हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इसका एक लिमिटेशन है। इट इज़ वैलिड ओनली लिमिटेड रेंज ऑफ, it is valid only limited range of electric field, because good conductor violate Ohm's law at a higher value of electric field पे higher value of इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके बच्चा, तो एक हायर फील्ड पे, जैसे इसका एक ग्राफ से भी समझ सकते हैं कि एक ये वी बटे आई का ग्राफ है। जब एक लिमिटेड रेंज तक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड होती है तो ये याद देता है हमें एक स्ट्रेट लाइन, हमें रेजिस्टेंस मिलता रहता है। बट जैसे ही, जब तक एक लिमिटेड रेंज थी, बट जैसे ही हम ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो ये नॉन ओमिक बिहेवियर दिखाना स्टार्ट कर देता है। ठीक, तो ये कैसा है, नॉन ओमिक बिहेवियर। ये क्या शो कर रहा है, ओमिक बिहेवियर कांस्टेंट चल रहा था। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा अप्लाइड करी उसने नॉन ओमिक बिहेवियर दिखाना चालू कर दी। तो ये था ओम्स लॉ के बारे में। अब हम डिफरेंस समझेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म। दो फॉर्म पढ़ी है ना हमने ओम्स लॉ की, एक पढ़ी है स्केलर फॉर्म और एक पढ़ी है वेक्टर फॉर्म। तो हमें जानिए कि किसका यूज़ कब और कहाँ करना है, स्केलर फॉर्म का यूज़ कहाँ करना है, वेक्टर फॉर्म का यूज़ कहाँ करना है। ठीक है, अरे इरेजर को क्या हो गया, कोई छोड़ो। तो एक तरफ लिखो वेक्टर फॉर्म, दूसरी तरफ आएगा स्केलर फॉर्म। अंतर जानना जरूरी है ना कि किसका कहाँ यूज़ करना है, डिफरेंस। तो पहला तो यही है इनके फॉर्मूले। इसमें क्या होता है, E इज इक्वल्स टू, ये मेन फॉर्मूला नहीं है, मेन फॉर्मूला दूसरा है, J इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और E इज इक्वल्स, ये कंडक्टिविटी के टर्म्स में और ये रेजिस्टिविटी के टर्म्स में। ओके, और ये V इज इक्वल्स टू आई आर, और V अपॉन आई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट।
इस फॉर्म को हम अप्लाइड करते हैं फॉर कंडक्टिंग मटेरियल मीडियम, जैसे बाउंड रेजिस्टेंस। ये अप्लाइड होती है अप्लाइड फॉर, जो स्केलर फॉर्म है, अप्लाइड फॉर डिवाइसेस एंड सर्किट्स ओनली। ये डिवाइसेस और सर्किट्स में ही यूज़ करते हैं हम स्केलर फॉर्म का। ये अप्लाइड होती है अप्लाइड फॉर कंडक्टिंग मटेरियल्स, मीडियम्स, जैसे बाउंड रेजिस्टेंस, लाइक बाउंड रेजिस्टेंस। तो वेक्टर फॉर्म का हम यूज़ यहाँ करते हैं बाउंड रेजिस्टेंस में, इसका यूज़ डिवाइसेस और सर्किट्स में। ये इनका मेन डिफरेंस है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा? तो नोट करके मुझे एक बात लिखनी थी, यहीं इसे ख़त्म करना चाहूँगा, फिर हम रेजिस्टिविटी की तरफ बढ़ेंगे। छोटा सा नोट है। तो हमने पूरा ओम्स लॉ पढ़ लिया इस लेक्चर में अभी तक। इससे पहले पोटेंशियल डिफरेंस का इफेक्ट पढ़ा था कंडक्टर में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ी थी, रिलेशन पढ़ा था। तो मेन ओरिजिन क्या है ओम्स लॉ का, बताओ, सोचो। व्हाट इज़ द मेन ओरिजिन ऑफ ओम्स लॉ? V इक्वल टू आई, मत कहना कि ये तो प्रूव हुआ है। मेन ओरिजिन क्या था? ड्रिफ्ट मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हमने कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो कोई मोशन था ही नहीं फ्री इलेक्ट्रॉन, बट जब हमने कंडक्टर को एक पोटेंशियल डिफरेंस दिया, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी पैदा हुई, और वही मेन कारण था किसका? ओम्स लॉ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं होती तो मतलब फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का रिलेशन निकला, वेक्टर फॉर्म आई, वेक्टर फॉर्म से आई स्केलर फॉर्म। तो जो द मेन ओरिजिन ऑफ ओम्स लॉ, जो जड़ थी वो क्या थी? मेन ओरिजिन ऑफ Ohm's law is drift motion of free electron under applied electric potential। तो कोई पूछे what is the main reason for the origin of Ohm's law, तो क्या जवाब दोगे? द ड्रिफ्ट मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू द कंडक्टर। ठीक है, यहाँ पे ओम्स लॉ होता है ख़त्म। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे रजिस्टिविटी के बारे में। अभी तो सिर्फ मैंने ऊपर बताया था कि इन्वर्स की कंडक्टिविटी क्या होती है, इन्वर्स ऑफ रजिस्टिविटी, और रजिस्टिविटी का टेम्परेचर और टाउ के साथ रिलेशन देखा हमने, और कि कंडक्टर में क्या होती है, डायरेक्टली होती है टेम्परेचर के साथ, और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में इन्वर्सली होती है, मतलब रजिस्टिविटी घटती है अगर रजिस्टिविटी घटती है अगर टेम्परेचर बढ़ता है, इन केस ऑफ अ सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, और उसमें तो डायरेक्टली होती है, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रजिस्टिविटी भी बढ़ रही है। ठीक है, कंडक्टर के केस में। तो इसका कारण भी जाना, कारण क्या था कि n सेम रहता है कंडक्टर में, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अब हम रजिस्टिविटी को डिटेल में पढ़ेंगे और इसका टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे, टेम्परेचर पे इफेक्ट देखेंगे, इसकी यूनिट देखेंगे। ठीक है, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का। कल हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल सेल वैल्यू। ओके, रजिस्टिविटी। तो व्हाट इज रजिस्टिविटी? तो रजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल कंडक्टिंग, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी है कंडक्टिंग मटेरियल की जो करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंडक्टिंग मटेरियल की, जो उस मीडियम या मटेरियल की कंडक्टिविटी डिसाइड करता है कि इस मीडियम की कितनी कंडक्टिविटी होगी। तो ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है कंडक्टिंग मटेरियल की जो उस मटेरियल की कंडक्टिविटी डिसाइड करता है। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टिंग material, property of a conducting material which decides conductivity of a material, कि ये मटेरियल कितना कंडक्टिव होगा। तो ये ऐसी प्रॉपर्टी है मटेरियल की जो कंडक्टिविटी डिसाइड करती है। तो कंडक्टिविटी, और इसमें तो इन्वर्स रिलेशन होता है,
दूसरा क्या रिलेशन था कि रेजिस्टेंस का फॉर्म था, कांस्टेंट जो आया था इक्वल टू आई आर में स्केलर फॉर्म में ये आया था। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला है आर ए अपॉन एल और इसकी यूनिट बन जाती है ओ मीटर। बट ये जो रेजिस्टिविटी है ये शेप साइज पे डिपेंड नहीं करती। कंडक्टर कितना भी बड़ा हो, चौड़ा हो, मोटा हो, ये उस पर डिपेंड नहीं करती। इट इज़ इंडिपेंडेंट। भले ये फॉर्मूला है बट ये इंडिपेंडेंट होती है शेप और साइज पे और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पे, इसे पे ये डिपेंड नहीं करती। तो मैं बताऊंगा किस पे डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी इंडिपेंडेंट ऑन शेप और साइज ऑफ अ कंडक्टर, इस पे डिपेंड नहीं करती। शेप साइज ऑफ अ कंडक्टर एज वेल एज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इस पे डिपेंड नहीं करती। तो रो डिपेंड्स किस पे करती है? रो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, कि जो कंडक्टिंग मटेरियल है, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टिंग मीडियम। तो जो कंडक्टिंग मीडियम है उसका मटेरियल क्या है, कि वो एलॉय है, इंसुलेटर है, कंडक्टर है, क्या है, सेमी कंडक्टर है। तो नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टिंग मीडियम पे डिपेंड करती है, शेप साइज इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टिंग उस पर ज़्यादा करती है। तो इसका वो क्या है कि इंसुलेटर जो होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद नंबर आता है एलॉय का, उसके बाद नंबर आता है सेमीकंडक्टर्स और लास्ट में नंबर आता है कंडक्टर का। तो जो रेजिस्टिविटी होती है वो नेचर ऑफ मटेरियल, जो कंडक्टिंग मीडियम है उसके नेचर पे डिपेंड करती है कि वो इंसुलेटर है, एलॉय है, सेमीकंडक्टर है, कंडक्टर है। तो इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। पहली चीज़ पे डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टिंग मीडियम। दूसरी चीज़ जिस पे डिपेंड करती है वो है ऑन टेम्परेचर। तो जो रेजिस्टिविटी होती है रेजिस्टिविटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर कंडक्टर। ये बात तो मैं बता चुका हूँ कि कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फॉर कंडक्टर। क्यों? क्योंकि इनका जो एन है वो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, इसलिए रेजिस्टिविटी है। बट इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के केस में ये क्या हो जाती है? इन्वर्सली हो जाती है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका एक वो आता है रिलेशन बताऊँगा, रो टी इज इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। क्या है सब बताऊंगा, पहले से लिखो। ये वेरिएशन विद टेम्परेचर है, ठीक। तो रो टी क्या है? रेजिस्टिविटी एट अ फाइनल टेम्परेचर, ठीक है, रेजिस्टिविटी एट फाइनल टेम्परेचर। रो नॉट क्या है? रेजिस्टिविटी एट इनिशियल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या रेजिस्टिविटी थी और फाइनल कितनी हो गई। बीटा क्या है? बीटा इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट, बीटा इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो बीटा क्या है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट है और डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है। ये क्लियर हुआ? ये है वेरिएशन विद टेम्परेचर, किसका? रेजिस्टिविटी का। तो ये फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर, और ये है टेम्परेचर का कोएफिशिएंट। और यूनिट क्या होती है इस टेम्परेचर कोएफिशिएंट की? टेम्परेचर इनवर्स या केल्विन के सेल्सियस इनवर्स। तो अभी हमने जो वेरिएशन था वो क्या था? रो टी इज इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दो तो रो नॉट प्लस रो नॉट बीटा डेल्टा टी ये आएगा। और अगर ये इधर चला जाएगा, रो टी माइनस रो नॉट इज इक्वल्स टू रो नॉट बी बीटा डेल्टा टी।
कोई दिक्कत नहीं। और अगर यहाँ से हमें टेम्परेचर को ना हो तो क्या होगा, रो टी माइनस रो नॉट, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर अपॉन रो नॉट डेल्टा टी। रो नॉट मतलब टेम्परेचर और सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स, ये इसकी यूनिट होती है। बीटा क्या है, बीटा इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके, तो ये फॉर्मूला आया किसका, टेम्परेचर कोएफिशिएंट का, रेजिस्टिविटी के टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अगर ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है, इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो ये क्या होगा कि जो ये है डेल्टा रो, ये इसे हम ये भी तो लिख सकते हैं, फाइनल माइनस सोल्यूशन को चेंज भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो चेंज इन रेजिस्टिविटी होगा वो भी 0 को टेंड करेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव। तो डी रो इज इक्वल्स टू रो नॉट बीटा डी टी। अगर डेल्टा टी बहुत छोटा ले लिया, टेंड्स टू 0 करना, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ से हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन रो नॉट डी रो बटे डी टी। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, बहुत कम है। तो बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम डेरिवेटिव ऑफ रेजिस्टिविटी। इंपॉर्टेंट बात है कि जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है द टाइम डेरिवेटिव ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक, और बीटा के बारे में और क्या होता है कि जो बीटा है ये पॉजिटिव है फॉर कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के लिए ये हमेशा, अगर बीटा पॉजिटिव आ रहा है तो समझ जाना कि वो क्या है, कंडक्टर है। और नेगेटिव होता है फॉर इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। जैसे ग्रेफाइट, इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो इनका डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसीलिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट इनका क्या होता है, क्योंकि इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के केस में जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जिसकी वजह से रेजिस्टिविटी घटती है जब टेम्परेचर बढ़ता है, जिसकी वजह से ये जो टाइम डेरिवेटिव है ये आता है नेगेटिव। इसलिए टेम्परेचर जब ये नेगेटिव है, टाइम डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, इसका मतलब कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी नेगेटिव होगा। तो ये समझ आया टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी कैसे डिपेंड करती है, कैसे हमने टेम्परेचर कोएफिशिएंट निकाला और डेरिवेटिव का यूज़ किया। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब नोट लिखो। ये तो हम पढ़ चुके कि बीटा और टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज इक्वल टू चेंज इन दिस। अगर रो इफ रेजिस्टिविटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर रही है टेम्परेचर के साथ तो जो बीटा होगा वो होगा पॉजिटिव। और अगर रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर रही है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर रही है विद, तो जो बीटा होगा वो नेगेटिव। किसी मेनली कंडक्टर केस में या इंसुलेटर बस किसी भी केस में हो तो ध्यान रखना, रेजिस्टिविटी बढ़ रही है पॉजिटिव होगा। तो अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा, रो टी माइनस रो नॉट इज इक्वल्स टू रो नॉट, सब करा हो गया, रो टी माइनस रो नॉट इज इक्वल्स टू रो नॉट बीटा डेल्टा टी। यहाँ से टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होगा, चेंज इन रेजिस्टिविटी अपॉन रो नॉट इन चेंज इन टेम्परेचर। अगर डेल्टा टी 0 को टेंड्स करेगा तो डेल्टा रो है ये भी 0 को टेंड्स करेगा। ये क्या बन जाएगा, रो तो डी रो बन जाएगा, तो बीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रो नॉट, और डेल्टा पी डेल्टा टी क्या बन जाएगा, डी रो बाय डी टी। अगर डी रो बाय डी टी निकालना हो तो क्या होगा, बीटा इंटू इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, तो ये वेरिएशन हो, हमने अभी थ्योरेटिकल समझ लिया, अब हम इसे ग्राफ्स की मदद से भी समझ लेंगे। ठीक है, तो वेरिएशन
of resistivity with temperature by using graphs। ठीक है, तो मैं पहले कुछ ग्राफ बना रहा हूँ। आप लोग भी साथ के साथ बनाते जाओ। ठीक है, तो ये है रेजिस्टिविटी और ये है टेम्परेचर। टेम्परेचर है केल्विन। ये ऐसे बनेगा। ये किसका ग्राफ है? कंडक्टर फॉर कंडक्टर्स, एग्जाम्पल कॉपर। तो रो टी इज इक्वल्स टू रो नॉट प्लस रो नॉट बीटा डेल्टा टी। तो ये क्या होगी? रो नॉट बीटा डेल्टा टी। क्या कर लें? रो टी इज इक्वल्स टू रो नॉट बीटा डेल्टा टी प्लस रो नॉट। अब इसे कंपेयर करो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो y पे क्या है? रो, और x पे क्या है? टेम्परेचर, और ये हमारा है जो m आया है कांस्टेंट है रो नॉट। सॉरी, एक गलती हो गई ग्राफ में कि जो कांस्टेंट था तो मैं दिखाई नहीं, इसलिए ग्राफ थोड़ा सा ऊपर से। तो ये क्या है? c विच इज़ रो नॉट इनिशियल टेम्परेचर, और कांस्टेंट जो हमारा स्लोप आया वो है रो नॉट। ये है फॉर कंडक्टर्स, और ये है हमारा ग्राफ फॉर एन एलॉय। एलॉय क्या होते हैं? नाइक्रोम, यूरेका और मैंगेनिन। ऐसी ये क्या है? एलॉय। तो इनका भी स्लोप होता है। ये है स्लोप, ओ सॉरी कांस्टेंट, और ये है स्लोप। तो ये कितना स्लोप देते हैं? रो नॉट, वही ऐसे, ठीक है, रो नॉट बीटा। और थर्ड ग्राफ होता है फॉर, समझ गए होंगे, सेमीकंडक्टर्स। होता है रो और इधर होता है टेम्परेचर। इनका ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे। तो ये किसके लिए? फॉर सेमी कंडक्टर्स। क्योंकि सेमी कंडक्टर का ऐसा क्यों है? रो इंक्रीज विद डिक्रीज टेम्परेचर। रो और टेम्परेचर इन्वर्सली है, तो रो बढ़ता है, रो टेम्परेचर सॉरी रो डिक्रीज विद इंक्रीज, वो भी ठीक था, पर ग्राफ से ये दिखा कि जो रो है वो टेम्परेचर के साथ घट रहा है। तो ये तो ऐसे रजिस्टर से जो टेम्परेचर से इफ़ेक्ट हो रहे थे। तो ऐसे रजिस्टर जिन पे टेम्परेचर का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, जैसे कि एलॉय, उन्हें हम कहते हैं स्टैंडर्ड वायर बाउंड रजिस्टर्स। तो ये आखिरी चीज़ नोट करके लिखेंगे। those resistors whose, अभी हमने रेजिस्टिविटी पढ़ा है, whose resistivity या whose resistance, कल हम रेजिस्टेंस के बारे में डीप में पढ़ेंगे। तो ऐसे रजिस्टर्स जिसका रेजिस्टेंस डज नॉट वेरी विद या वेरी या चेंज vary with temperature are known as standard wire bound resistance। ज़्यादातर कौन से होते हैं? एलॉयज होते हैं, जैसे कि कॉन्स्टेंटम, मैंगेनियन एक्सेट्रा। तो ऐसे रेजिस्टेंस जो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होते, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड वायर बाउंड रेजिस्टेंस। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस, और हो सका तो सेल का इंट्रोडक्शन देंगे।
ये रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस काफ़ी लंबा है। उसके बाद हम अब तक जो भी पढ़ लिया है उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, प्रीवियस ईयर करेंगे, एनसीईआरटी से करेंगे। तो जो भी आज मैंने पढ़ाया है प्लीज़ उसे एक बार रिवाइज करना, और जो मैंने टेम्परेचर के साथ ये यहाँ पे बताया है, वेरिएशन जो बताया है, इसे एक बार घर पे देखना, रेजिस्टिविटी का निकालना, ग्राफ्स बनाना, ओम्स लॉ के डेरिवेशन करना दोनों स्केलर फॉर्म वेक्टर फॉर्म के। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको इस लेक्चर के PDF चाहिए हो तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।